नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से ही लिव इन रिलेशनशिप का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। रिलेशनशिप के इस प्रावधान को लेकर कांग्रेस ने लगातार सरकार का विरोध किया। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा लगातार यूसीसी में रिलेशनशिप अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का विरोध किया जा रहा और इन नेताओं की जैसी बौखलाहट है, इससे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस के नेता ही लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि रिलेशनशिप नाकाबिले बर्दाश्त है। कांग्रेस का नाम अगर देखा जाए तो सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में जाना जाता है और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो अपने ज्ञान चक्षुओं को थोड़ा सा इनको खोलना चाहिए और खोलने के बाद इस तरीके की बातें करनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए यूसीसी में ये प्रावधान डाला गया है, क्योंकि कोई भी बच्चा दारू पीते समय, सिगरेट पीते समय अपने पेरेंट्स की परमिशन नहीं लेता है, वो चोरी छिपे ही इस तरीके का काम करता है। तो जो अमानवीय घटना आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो रही है, तो उस पर रोक लगाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन, पुलिस की परमिशन, ये सब चीजें लेने के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह सकता है और कुकृत्यों को खत्म होने में ये चीजें काफी फायदेमंद रहेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता क्या बयान दे रहे हैं, किस प्रकार इस प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं। ये देवभूमि है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी रिलेशन में कहीं किसी के शादी से पहले रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि अपने परिवार के लोगों को ये मान्यता देंगे, ये उनको रहने देंगे। ये तो कभी भी 15 दिन का आप नोटिस दे दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, दूसरे के साथ चले जाइए। इस प्रकार का जो ये इन्होंने नियम बनाया है, बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी लिस्ट है। अगर एक साइड से मैं बोलना चाहूंगा तो एक शाम तक हो जाएगी कि इनके नेता लिव इन में कितने लोग ये रहे हैं। ये लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, इसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती। उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ा भूचाल आया जब नैनीताल जनपद के रामनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्यालय पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है और शांतिपूर्ण विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी और कई बड़े नेता रामनगर पहुंचे और मौके पर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। पुलिस प्रशासन से जो जबरदस्ती कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा किया गया, उसके विरोध में बैठे गए। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, सुबह से बैठे हुए थे। पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, निश्चित तौर पर यही लगा कि सुनियोजित तरीके से धरने को छितर-बितर करने के लिए, लोगों को वहाँ से भगाने के लिए जानबूझ करके किया गया। बिना देखे, बिना लोगों पर जो शांतिपूर्वक वहाँ खड़े थे, उन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। हम लोग जो है कांग्रेस कार्यालय के जहाँ पर धरना प्रदर्शन वहाँ पर खड़े थे। इतने में एक कार आके रुकी और कार को जो है, कार सड़क पे थी, तो मेरा ये था कि ये जाम ना लगे, तो मैं जो है कार वाले से ही कहने गया था कि आप पार्किंग में खड़ी करो। मैं जैसे ही कहने जा रहा था, इतने में जो है कोतवाल अरुण सैनी और एसआई अनीस अहमद, दो लोगों ने मेरे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने मुझे लाठी से नहीं मारा।
हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कृत्य जो है स्वीकारनीय है, और जो है जो जिस भी आधार पे वो ये कार्रवाई करी है उन्होंने, ये सही नहीं है। देखिए, लगातार बीजेपी ऐसे उदाहरण पेश करे आगे का माहौल खराब हो, महिला अपराध और इत्यादि तो आप लोग दिखाते रहते हो। ये नया प्रकरण है कि कांग्रेस के दफ्तर पे कब्जा कराया गया, पुलिस की देखरेख में कब्जा हुआ, और उत्तराखंड के लोग तो लाठियां खा रहे हैं। अभी सल्ट के प्रमुख जी विक्रम रावत जी को काफी चोट आई है, एक हमारे साथी का सिर फटा है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें हैं जो पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया है, और बिना किसी आदेश के लाठीचार्ज हुआ है, और ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये परंपरा डाली जा रही है कि यूपी से गुंडे बुला के अपराधियों को बुलाकर प्रॉपर्टीज में कब्जे कराया जा रहा है। और हालत यह, मैं समझ रहा था, मैंने पहले भी कहा, यहाँ आपको कोई महिला नहीं दिख रही होगी। 5-5:30 बजे के बाद हमारी जितनी भी कार्यकर्ता थी वो अपने घर चले गई हैं, लेकिन पहरेदारी में किसको लगाया? देखिए, 2 बहनें खड़ी हैं। तो ये पुलिस के कप्तान की और पुलिस की नीयत को साफ जाहिर करता है। जब जहां महिला है ही नहीं, वहां रक्षा में जो है महिला कांस्टेबल्स को खड़ा किया गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी व्यापक तैयारी की है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक अच्छी पहल की है। अगर कोई श्रद्धालु 25 या उससे ज्यादा की संख्या में एक साथ यात्रा करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अब वो एक फोन कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन जहां वो ठहरे हैं वहीं से करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाली टीम स्वयं पहुंचकर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने इस पर बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की ये पहल शुरू की गई है। देखिए, इस बार हमने 4 धाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं, और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहाँ पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहां पे भी हम अपनी टीमों को भेज के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, विशेषकर हरिद्वार में और देहरादून के ऋषिकेश में। तो हमने इसमें काफी ये किया है, जितने भी हमारे 4 धाम रूट पे जो टेम्पररी टॉयलेट्स थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया परमानेंट टॉयलेट से। हमारे जो ट्रेक रूट्स थे, विशेषकर यमुनोत्री, केदारनाथ में हमने पूरा सुलभ इंटरनेशनल को साफ सफाई के लिए लगाया है, और सारे जो स्टेक होल्डर थे उनके साथ कंसल्टेशन हमारा चालू है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। और 4 धाम यात्रा पूरा तरह सुरक्षित है, राज्य सरकार द्वारा पूरी इसमें तैयारी की गई है। और आपके माध्यम से पुनश्च मैं इतना अनुरोध करूंगा कि वो आए, 4 धाम के दर्शन करे, और श्री हेमकुंड साहब के कपाट भी हमारे 25 मई को खुल रहे हैं, उसके हिसाब से भी पूरी तैयारी हो गई है। रुड़की के पिरान कलियर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए रुड़की अस्पताल भेजा गया है। वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कलियर थाना पुलिस गौ तस्करी की सूचना पर रूल हेडी के पास जंगल में पहुंची हुई थी। उन्होंने बदमाशों की तलाश शुरू की, तभी उन्हें कुछ संदिग्ध दिखाई दिए थे। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली बदमाश को जा लगी। वहीं कुछ बदमाश मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश अभी जारी है। सभी गौ तस्कर बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस के द्वारा घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया। मुठभेड़ की सूचना मिलने पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और जानकारी जुटाई है।
रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र की चावमंडी में कुछ दबंगों ने चावमंडी निवासी पुनीत और उनके साथी अमित शर्मा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था। इस हमले में दोनों घायल हुए हैं। लाठी डंडों से किए गए इस हमले की एक घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें कुछ दबंग लोग बड़ी बेरहमी से बाइक सवार 2 लोगों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर एक की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रही है। मेरा बेटा दुकान बंद करके जा रहा था। पड़ोसी जितेंद्र सिंह व उसका बेटा साहिल और आदित्य ने मिलकर रोड से लाठी से धारदार हथियार से हमला करा, जिसमें मेरे बेटे को व उसके मित्र को गंभीर चोटें आई हैं और मैं उपचार हेतु फिर मेडिकल गया हूं और मेडिकल भी कराया है। प्लस यहाँ थाने में अध्यक्ष महोदय को तहरीर दी है। उम्मीद करता हूँ कि उचित कार्रवाई होगी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। सोमवार की शाम ग्राम ढिकुली के पास स्थित कोसी नदी में डूबकर एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया था। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि देघाट निवासी 45 वर्षीय खीम सिंह अपने परिजनों के साथ ग्राम ढिकुली में अपनी रिश्तेदारी में आया था। सोमवार की दोपहर खीम सिंह अपने परिजनों के साथ कोसी नदी में नहाने गए। बताया जाता है कि इसी बीच उनका बेटा नहाने के दौरान जैसे ही पानी में बहने लगा और बेटी की चीख पुकार उन्होंने सुनी, वो अपने बेटे को बचाने के लिए चले गए। खेम सिंह ने बेटे को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन खुद पानी के गहरे बहाव में बह गए। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। कोतवाल ने बताया कि मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबे खेम सिंह का शव काफी देर बाद बरामद किया था। डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के पूर्व सभासद अमित कुमार और रेणु के अथक प्रयासों से डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला की ओर से विधायक निधि से स्वीकृत योजना अब धरातल पर उतर गई है, जिससे क्षेत्र की जनता को अब इन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 केशवपुरी राजीव नगर में विधायक निधि से स्वीकृत 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क अब पूरे तरीके से बनकर तैयार है, जिसका आज विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ ही रिबन काटकर शुभारंभ किया है। यहाँ पे आया था विद्यालय में, तो मैंने देखा यहाँ पर मध्याह्न भोजन का जब समय था उस समय मैं पहुँचा था तो बच्चों को बैठने के लिए कुछ स्थान नहीं था, बहुत धूप है और बड़ी दिक्कत है। बच्चे बड़े यहाँ पर बड़ी संख्या में, यहाँ पे 300 से अधिक बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो मैंने उससे हमें यहाँ पे टीचर्स का भी था, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सभासद अमित जी उसमें यहाँ के वार्ड के सभासद थे, तो उनका अनुरोध था कि साहब यहाँ पर एक बनाया जाना चाहिए एक बच्चों के लिए। तो मैंने एक यहाँ पर आकर इसकी स्वीकृति की है और आज ये बहुत अच्छा ये यहाँ पर सेट बना है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं। अपने उनको मध्याह्न भोजन का जो उनका होता है उनको बैठने के लिए एक अच्छा स्थान मिला है। इसके साथ साथ हमने अभी केशवपुरी में वार्ड नंबर 12 में वहाँ पर 3 सड़कों का जो गलियाँ हैं कॉलोनी के अंदर जाने के लिए वहाँ पर उनका आज लोकार्पण किया है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
माननीय विधायक जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि माननीय विधायक जी विकास पुरुष जिन्होंने अभी हमारे वार्ड में 2-3 रोडों का लोकार्पण किया है और हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय केशवपुरी में वहाँ पे मध्याह्न भोजन के लिए जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं माननीय विधायक जी का भी हृदय से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मध्याह्न भोजन बच्चों के बैठने के लिए टीन शेड का निर्माण कराया। लोहाघाट नगर में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने लोहाघाट के पुनेठा पेट्रोल पंप के सामने सड़क किनारे खड़े जल संस्थान के टैंकर से डीजल और कैंटर से बैटरी चोरी कर ली। जल संस्थान के वाहन चालक ने बताया कि शिवालय पुल के पास उन्होंने टैंकर खड़ा किया था। सवेरे आकर देखा तो टैंकर से लगभग 40 लीटर डीजल चोरी हो चुका था। दोनों वाहन चालकों ने लोहाघाट थाने में चोरी की तहरीर दी है। वहीं लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जांच जारी है, जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। राजधानी देहरादून में जाम की समस्या से आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि जाम की समस्या को देखते हुए आने वाले 25 साल की चुनौतियों को देखते हुए एक प्लान तैयार किया जा रहा और उन्होंने कहा कि बिंदाल रिस्पाना एलिवेटेड रोड निर्माण ऐतिहासिक साबित होगा। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए सरकार अनेकों घोषणाएं तो कर चुकी, स्मार्ट सिटी भी उसी दिशा में सरकार का एक वादा था। अब भविष्य की 25 साल की दीर्घकालिक योजनाओं पर सरकार काम कर रही, लेकिन पिछली दीर्घकालिक योजना पर सरकार बात क्यों नहीं कर रही? इस शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार कई घोषणाएं कर चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1650 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई किस नाली में बह गई, लोगों को ढूंढने से नहीं मिली है। लेकिन जाम से अभी तक तो जनता को मुक्ति मिली नहीं है। अब 25 साल की दीर्घकालिक योजना पर जो है सरकार कह रही है कि वो काम कर रही है, लेकिन पिछली जो दीर्घकालिक योजनाएं बनी थी वो क्यों धराशायी हुई, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। और निश्चित तौर पर जाम आज एक समस्या बन चुकी है। जो है तमाम जो सैलानी राजधानी देहरादून में आते हैं या अन्य लोग आते हैं, वो कहते हैं ये कैसी राजधानी है, क्योंकि जहां पर 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है वहां 2-2 घंटे जाम में लोग जो है फंस जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इससे हमारे स्कूली जाने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है, मरीजों को परेशानी होती है, रोजमर्रा के ऑफिस जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।